हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। किसी कार्य को पूरा करने में ए जो है बी से 10 दिन का कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इनके कार्य क्षमता का अनुपात दिया है कितना, 2:1 दिया है। तो दोस्तों इनके हम समय का अनुपात निकाल लेते हैं। तो समय का अनुपात जो होता है दोस्तों, वो इनके कार्य क्षमता का अनुपात का उल्टा होता है। तो इनके समय का अनुपात आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कहता है दोस्तों, ए जो है बी से 10 दिन जो है कम समय लेता है। तो ए जो है बी से 10 दिन कम समय ले लिया। यहाँ पे दोस्तों ए का मान रखेंगे 1x और बी का मान रखेंगे 2x। तो इसी में रख देंगे ए का मान और बी का मान। हल करेंगे दोस्तों, x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो दोस्तों ए जो है कई दिन में काम पूरा करता है, 10 दिन में पूरा काम करता है। बी दोस्तों कई दिन में काम पूरा करेगा, 20 दिन में काम पूरा करेगा। क्योंकि दोस्तों 10 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ए जो है 10 दिन में काम पूरा करता है, बी जो है 20 दिन में काम पूरा करता है। तो दोनों दोस्तों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों के एक दिन के काम को क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों, 20 लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3/20 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको उल्टा कर देंगे तो हमें जो है कुल दिन पता चल जाएगा। तो दोस्तों 20/3 दिन में कुल काम पूरा हो जाएगा। तो 20/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। ये दोस्तों बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, हम यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है, x रुपया है। तो लाभ कितना होगा, लाभ यहाँ पे कहता है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य का 25%, इसका मतलब 25/100 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, लाभ आ जाएगा x/4 आ जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, लाभ बराबर SP - CP। तो लाभ दिया है x/4, SP कितना है दोस्तों, x है, CP का मान निकालना है। तो CP निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, 3x/4 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट होता है दोस्तों लाभ गुणित 100/CP होता है। लाभ का मान रखेंगे x/4, CP का मान रखेंगे 3x/4 और परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, 100/3 बचेगा। इसको दोस्तों कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% का इसको क्या होगा, लाभ होगा। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि परसेंट बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं कि उसका जो है विक्रय मूल्य कितना है, x रुपया है। तो हानि कितना होगा, हानि दोस्तों विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है। तो विक्रय मूल्य का 25% कितना हो जाएगा दोस्तों, x/4 हो जाएगा। तो हानि आ गया, x/4 आ गया। अब हम दोस्तों क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो हानि बराबर होता है CP - SP होता है। हानि की जगह रखेंगे दोस्तों x/4 रखेंगे और CP निकालना है, SP की जगह कितना रख देंगे, x रख देंगे। CP का मान निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5x/4, ये आ गया CP। अब दोस्तों पूछ रहा है कि हानि परसेंट कितना हुआ। तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुणित 100/CP। हानि का मान दोस्तों यहाँ पे x/4 है और CP है 5x/4 गुणित 100 हो गया। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 100 कितना बचेगा, 5 बचेगा। कैंसिल करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 20%। तो 20% की इसको क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अपनी वास्तविक चाल के 6/7 चाल चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देरी से पहुंचता है,
तो उसके वास्तविक चाल से लिया गया समय बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जब दोस्तों एग्जाम में आपको इस टाइप का प्रश्न देखने को मिले तो क्या करेंगे, अभीष्ट समय निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सूत्र लगाएंगे P/P माइनस क्यू गुणते कितना T। यहाँ पे दोस्तों ये जो P माइनस क्यू है, यहाँ पे हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को आपको घटाना है। तो यहाँ पे चलिए सूत्र में मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा P का मान दोस्तों कितना है 6 हो गया बटे, अब यहाँ पे है P माइनस क्यू, इसका मतलब इन दोनों में दोस्तों बड़ी और छोटी संख्या क्या है, तो 7 में से 6 घटाएंगे, 7 माइनस 6, अब गुणते T का मान दोस्तों कितना दिया है समय 25 मिनट दिया है, यहाँ रखेंगे 25, तो यहाँ रखेंगे दोस्तों कितना 25 मिनट रखेंगे, तो 6/1 गुणते कितना 25 हो जाएगा। अब दोस्तों 25 में 6 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, तो 150 मिनट जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, अपनी वास्तविक चाल के 6/4 चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस दूरी को तय करने में उसको वास्तविक समय कितना लगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अभी दोस्तों इस टाइप का सवाल हमने पीछे बताया है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ सूत्र लगाएंगे अभीष्ट समय बराबर P/P माइनस क्यू गुणते T हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ध्यान देने की बात यह है, P माइनस क्यू की जगह हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या में घटाना होता है, तो यहाँ पे रखेंगे P/Q दोस्तों, यहाँ पे P का मान कितना हो गया 6 हो गया, तो रखेंगे 6 बटा, अब दोस्तों यहाँ पे बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, और गुणते समय कितना दिया है 20 मिनट दिया है, तो यहाँ रख देंगे 20। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 6/2 आ जाएगा और गुणते 20, तो 2 1 का 2, 2 धाम में 20 हो जाएगा, 10 छम 60 मिनट हो जाएगा। तो दोस्तों 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे होते हैं, तो ये 1 घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि A और B में अनुपात 4:5 है, B और C में अनुपात 3:4 है, और C और D में अनुपात 6:7 है, तो ABCD में अनुपात बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम ABCD ऐसे लिख लेते हैं। अब दोस्तों AB का मान दिया है 4 5, तो इसके नीचे लिखेंगे 4 और 5 लिख लिया। B और C का मान कितना दिया है दोस्तों 3 4 दिया है, तो B और C के नीचे लिख लेंगे 3 और 4 लिख लिया। अब दोस्तों C और D का मान दिया है 6 7, तो C और D के नीचे लिख देंगे 6 और 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों तीर लगाएंगे, तो जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे तीर लगा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, इसका सही उत्तर पता चल जाएगा। तो दोस्तों 4 में 3 का गुणा करेंगे और 3 में 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 72 आएगा। फिर दोस्तों 5 में 3 का गुणा करेंगे और 3 में 6 का गुणा करेंगे, 90 आ जाएगा। फिर दोस्तों 5 में 4 का गुणा करेंगे और 4 में 6 का गुणा करेंगे, 120 आ जाएगा। अब फिर दोस्तों 5 में 4 का गुणा करेंगे, 4 में 7 गुणा करेंगे, 140 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको छोटा कर लेते हैं, इसको दोस्तों 2 से काट देते हैं, सबको 2 से काट देंगे, कितना आएगा 36:45:60:70, ये इनका सही रेशियो हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 5 आम तथा 4 समतरों का मूल्य वही है जो 3 आम तथा 7 समतरों का है, तो 1 आम तथा 1 समतरा के मूल्यों का अनुपात बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ मान लेते हैं 1 आम का जो मूल्य है वो x रुपया है और 1 समतरा का मूल्य जो है वो y रुपया है। तो पहली शर्त में क्या हो जाएगा 5 आम और 4 समतरा का मूल्य, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 5x + 4y हो जाएगा। अब क्या कहता है 3 आम और 7 समतरा, तो यहाँ हो जाएगा 3x + 7y, और दोनों का मूल्य बराबर है तो यहाँ पे हमने बराबर चिन्ह लगा दिया। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करेंगे, तो x दोस्तों इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और y इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 5x - 3x, कितना आ जाएगा 2x, 7y में 4y घटाएंगे, कितना बचेगा 3y। अब दोस्तों यहाँ पे x बटा y का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अनुपात के रूप में लिखेंगे, x अनुपात y बराबर 3:2 हो गया। तो x क्या है आम है और y क्या है समतरा है, तो 1 आम और 1 समतरा में अनुपात कितना आएगा 3:2, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न चित्र में x का मान बताना है। जब दोस्तों वृत्त दिया हो और वृत्त में 2 जीवाएं एक दूसरे को काट रही हो, तो इनका प्रतिबंध होता है AP गुणते PB बराबर CP गुणते PD। इसी में दोस्तों मान रखेंगे, तो AP का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, और PB का मान 6 सेंटीमीटर दिया है। CP का मान दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना है जिसको हमने माना है x, और PD का मान कितना है दोस्तों 3 सेंटीमीटर है।
तो इसी मान रखेंगे दोस्तों, 2 गुणते 6 बराबर यक्स गुणते 3 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न चित्र में यक्स का मान बताना है। कैसे लगाएंगे ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये स्पर्श रेखा है और ये जो है एक जीवा खींची गई है जिसे छेदक रेखा भी बोलते हैं। तो दोस्तों जब भी एग्जाम में आपको इस टाइप का फिगर मिले तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है कि PA गुणते PB बराबर PT स्क्वायर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसमें मान रखेंगे, तो PA का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 5 रख लिया, गुणते PB का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे PB का मान कितना है, PB यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 15 और 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और बराबर PT स्क्वायर ऐसे रखेंगे क्योंकि PT जगह क्या है दोस्तों, यक्स है, इसी का मान हमें निकालना है। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो 100 बराबर इधर हो जाएगा PT स्क्वायर। दोस्तों PT का मान निकालेंगे तो √100 हो जाएगा, तो PT बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों PT का मान कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे PT क्या है, यक्स है, तो यक्स का मान कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है, तो उस क्षेत्र का परिमाप कितना होगा। यहाँ पे दोस्तों अर्धवृत्त की बात कर रहा है, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो सूत्र होता है दोस्तों πr + 2r होता है। अब यहाँ पे दोस्तों त्रिज्या कितना दिया है, व्यास 14 मीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, तो 7 मीटर जो है त्रिज्या हो जाएगी। इसी सूत्र में दोस्तों मान रखेंगे, हल कर लेंगे। पाई का मान 22/7 होता है, त्रिज्या 7 है, और प्लस 2 गुणते त्रिज्या r का मान 7 है। यहाँ पे दोस्तों 7 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 22 + 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 मीटर। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल एग्जाम में आए तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है, तो 100 में 9 से भाग कर लेंगे, भागफल कितना आएगा, 11 आएगा। फिर दोस्तों 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है, 999 भी 9 से भाग कर लेंगे, इसका भागफल कितना आएगा, 111 आएगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों 3 अंकों की जो 9 से कट जाती हैं, तो क्या करेंगे, दोनों भागफल को घटा देंगे, 111 में 11 को घटा देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 100 आएगा। तो 100 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 9 से पूरी तरह से कट जाती हैं। सवाल है दोस्तों, यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है 10वां पद क्या होगा। कैसे निकालें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद कितना दिया है, √2 दिया है। यहाँ पे सर्वांतर निकाल लेते हैं दोस्तों, तो सर्वांतर निकालने के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, तो 3 √2 में 1 √2 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा, 2 √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10वां पद पूछ रहा है, तो n का मान कितना दिया है, 10 दिया है। इसी सूत्र में दोस्तों nवां पद निकालने के लिए a + n - 1 × d ये सूत्र होता है। इसी सूत्र में हम a का मान, d का मान, n का मान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए मान रखते हैं, तो यहाँ पे d का मान आया था 2 × में 2 आया था, तो a का मान √2 हो गया, n का मान 10 रखेंगे, और d का मान दोस्तों यहाँ पे 2 × में 2 है। तो दोस्तों 10 में से 1 जाएगा, 9 आएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 √2। 18 √2 में दोस्तों 1 √2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 19 √2 हो जाएगा। तो 10वां पद कितना आएगा, 19 √2। चौथा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। 100 में 8 से भाग कर लेंगे, भागफल कितना आ गया, 12 आ गया। इसी प्रकार से 3 अंकों की बड़ी संख्या देख लेंगे दोस्तों, 999 होता है, 8 से भाग कर लेंगे, भागफल कितना आ गया, 124 आ गया। अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों 3 अंकों की जो 8 से पूरी तरह से कट जाती हैं, तो क्या करेंगे, बड़े वाले भागफल को छोटे वाले भागफल से घटा देंगे, तो 124 में 12 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 112। तो 112 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है और उनके शीर्षों के बीच की दूरी का मान बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे ये 10 मीटर वाला खंभा हो गया और ये 5 मीटर वाला खंभा हो गया, और इनके बीच की दूरी कितना दे रहा है दोस्तों, 12 मीटर दे रहा है। तो ये 12 मीटर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों कितना है, 5 मीटर है, तो इसके सामने वाला ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा।
पूरी लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, तो यहाँ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ की लंबाई 12 मीटर है दोस्तों, और यहाँ की लंबाई 5 मीटर है। हमसे पूछ रहा है इनके शीर्ष, ये शीर्ष इसका है और ये शीर्ष इसका है, इनके शीर्ष के बीच की दूरी पूछ रहा है दोस्तों। इसको हम मान लिए यक्ष मान लिए, और ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ पे लंब 5 पता चल गया है, आधार 12 पता चल गया है दोस्तों, और ये यक्ष क्या है, कर्ण का काम कर रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों यक्स का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 5 का स्क्वायर और प्लस आधार 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा दोस्तों। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। तो दोस्तों यक्स का मान निकालने के लिए 169 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आएगा 13 मीटर आएगा। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी 13 मीटर हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक आम का पेड़ पेड़ों की पंक्ति में आरंभ से 5वें स्थान पर है तथा अंत से उस आम के पेड़ का स्थान 5वां है। उस पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, कैसे लगाएंगे दोस्तों, कुल पेड़ों की संख्या निकालने के लिए क्या सूत्र लगाएंगे दोस्तों, यम प्लस एन माइनस 1। यम क्या है दोस्तों, यहाँ पे आरंभ से स्थान है, एन क्या है, अंत से स्थान है। तो इसी में हम दोस्तों मान रखेंगे। तो यम का मान यहाँ दिया है 5 और एन का मान भी दिया है यहाँ पे 5। तो 5 + 5 - 1 बराबर 10 में से 1 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 9। उस पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं दोस्तों, 9 पेड़ हैं, 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, राहुल किसी पंक्ति में आरंभ से 25वें स्थान पर है, अंत से उसका स्थान 28वां है, तो बताइए कि कुल कितने लोग हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, कुल संख्या निकालने के लिए क्या सूत्र लगता है दोस्तों, यम प्लस एन माइनस 1 लगता है। तो यहाँ पे यम का मान कितना है दोस्तों 25 है और एन का मान कितना है 28 है। मान रखेंगे 25 + 28 - 1 हो जाएगा, 8 × 5 = 13 हो जाएगा, और 2 2 4 और 1 5, 53 - 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 52। तो कुल कितने लोग हैं, 52 लोग हैं, 52 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 60 लोगों की कक्षा में मनोज का अनुक्रमांक 22वां है, तो उसका मनोज का नीचे से स्थान कौन सा होगा। कैसे निकालें दोस्तों, यहाँ पे कुल संख्या निकालने के लिए सूत्र लगता है यम प्लस एन माइनस 1 होता है। यहाँ पे दोस्तों कुल लोग दिया है कितना 60, तो कुल लोग के जगह कितना लिख देंगे 60 लिख देंगे, और यम का मान दिया है यहाँ पे 22, एन का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों यम का मान यहाँ 22 रख दिया और प्लस एन माइनस 1, 22 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब दोस्तों 21 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 में 21 को घटा देंगे तो 10 में से 1 गए 9 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 गए 3 आ जाएगा। तो एन का मान कितना होगा दोस्तों 39 हो जाएगा। तो नीचे से उसका स्थान कौन सा क्रम का है, 39वां स्थान है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राहुल का किसी कक्षा में आरंभ से स्थान 32वां है तथा अंत से स्थान 29वां है। उस पंक्ति में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पता कर लेते हैं कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे m + n - 1। m का मान दोस्तों यहाँ पे 32 है और n का मान 29 है, तो कुल विद्यार्थी कितना आ जाएगा दोस्तों 60 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ इस 60 विद्यार्थी में दोस्तों लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 4:1 है। तो दोस्तों लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, लड़के यहाँ पे क्या है 4 हैं, 4 बटे क्या करेंगे इनका अनुपातिक योग जोड़ देंगे, कितना आएगा 5, 5 से भाग कर देंगे, और कुल विद्यार्थी कितना है 60 है, 60 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करेंगे, तो 4/5 गुणते 60 को सॉल्व करेंगे, 5 × 5, 5 से काटेंगे 12 बार जाएगा, और दोस्तों 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो उस कक्षा में कुल कितने लड़के हैं 48 लड़के हैं, 48 इसका सही उत्तर हो जाएगा।